प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्रीमती रविंद्र चौबे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय से मैं आज एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर पत्रकारिता प्रशिक्षण के अंतर्गत मीडिया की भाषा के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आपकी बौद्धिक चेतना के विकास के साथ साथ आपके पाठ्यक्रम से संबंधित आपकी सारी समस्याओं का निदान दे पाएगा। मीडिया की भाषा, मीडिया अर्थात माध्यम, आज प्रचार प्रसार और संवाद स्थापित करने का सबसे सशक्त माध्यम मीडिया है, जिससे अनेक प्रकार की सूचनाएं और ज्ञानवर्धक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों से सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संचार कहलाता है। इस प्रक्रिया में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इन माध्यमों का सीधा संबंध सामान्य जनता से लेकर विशिष्ट जन तक होता है। इसलिए इनकी भाषा सरल, सहज, स्पष्ट, भावपूर्ण और आकर्षक होनी चाहिए। चाहे समाचार की भाषा हो, उद्घोषणा की, संपादकीय, धारावाहिक या समाचार वाचन, लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। साहित्यिक और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग कम होना चाहिए। भाषा में न तो कल्पना की उड़ान होनी चाहिए, न चिंतन की गहराई। आमजन भाषा के माध्यम से समाचारों की दुनिया तक पहुंचते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मीडिया के प्रकार। मीडिया के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, पोस्टर्स आदि आते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टीवी की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है, पर वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व सदा बना रहेगा। प्रिंट मीडिया में जिस भाषा का प्रयोग हो वह सरल होनी चाहिए। उसमें प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य रचना व्यवस्थित हो, व्याकरणिक एवं वर्तनीगत त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। भाषा को समझने के लिए शब्दकोश की सहायता न लेनी पड़े, ऐसी भाषा लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रिंट मीडिया के अतिरिक्त मीडिया के दूसरे भेद के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। रेडियो ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। सन 1895 में जब इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। भारत में 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। एक धर्मनिरपेक्ष, लोकहितकारी, राष्ट्र के जनमाध्यम के तौर पर देश के नवनिर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को
एक आवाज़ देने का काम रेडियो ने किया। दूर दराज के गांवों में जहां संचार और मनोरंजन के साधन नहीं होते, वहां रेडियो एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत दूसरा है टेलीविज़न। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम टेलीविज़न है। प्रिंट मीडिया के शब्दों और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना में विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। टेलीविज़न ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत तीसरा है इंटरनेट। जनसंचार का सबसे नया और तेजी से लोकप्रिय माध्यम इंटरनेट है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब और सिनेमा के सारे गुण विद्यमान हैं। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार का या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने, लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरत को ध्यान में रखा जाता है। मुद्रित माध्यम अर्थात प्रिंट मीडिया के अंतर्गत पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं। मुद्रित माध्यम की विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों एवं वाक्य संरचना का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना पड़ता है। यही नहीं, यदि लिखे हुए को प्रकाशित होना है अर्थात काफ़ी लोगों तक पहुंचना है तो आपको जन प्रचलित भाषा में लिखना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग समझ सकें। प्रिंट मीडिया के लेखक और पत्रकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख की अशुद्धियों को दूर कर लिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद गलती या अशुद्धि दूर नहीं की जा सकती। इसके लिए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में संपादक के साथ पूरी संपादकीय टीम होती है जो प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री से अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो महत्वपूर्ण माध्यम है। यह श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। रेडियो और दूरदर्शन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उनका उच्चारण स्पष्ट हो, स्वरों का उतार चढ़ाव सटीक हो और विषय पर उनकी पकड़ होना आवश्यक है। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देशों में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े। इस कारण यह दायित्व बनता है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी भाषा का प्रयोग रेडियो और टीवी समाचार में भी करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। असल में जब आप खुद किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं। इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हों तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन या सहपाठी को बतानी हो तो कैसे बताते।
रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है। उसे पढ़ने में समाचार वाचक, वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक, तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का प्रयोग स्वाभाविक और जहाँ जरूरी हो वहीं होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं। भाषा को साफ रखने के लिए कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं। एक तो वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो, वाक्यों में तारतम्य ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ न लगे। दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं, यानी ऐसे शब्दों को जो बोलचाल के करीब हों, उनसे विद्वता न झलके। अब हम बात करेंगे मीडिया की भाषा की विशेषताएं। मीडिया की भाषा की सर्वप्रमुख विशेषता है कि भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। भाषा के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। भाषा आसान होनी चाहिए, पाठकों और दर्शकों को समझ में आनी चाहिए। वाक्य रचना व्यवस्थित होनी चाहिए। भाषा को समझने के लिए शब्दकोश की सहायता न लेनी पड़े, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। डेनियल डेफो का कहना है, यदि कोई मुझसे पूछे कि भाषा का सर्वोत्तम रूप क्या हो, तो मैं कहूँगा कि वह भाषा जिसे सामान्य वर्ग के भिन्न भिन्न क्षमता वाले 500 व्यक्ति मूर्खों और पागलों को छोड़कर अच्छी तरह से समझ सकें। मीडिया की भाषा की दूसरी विशेषता है प्रचलित शब्दों का प्रयोग। रेडियो और दूरदर्शन के समाचार वाचकों और संवाददाताओं को व्याकरण का बोध होना चाहिए। उनका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, स्वरों का उतार चढ़ाव सटीक होना चाहिए और विषय पर उनकी पकड़ होनी चाहिए। मीडिया की भाषा की तीसरी विशेषता, वाक्य छोटे और व्यवस्थित होने चाहिए। आज की व्यस्ततम जीवन शैली में पाठकों और श्रोताओं के पास समय का अभाव रहता है, इसलिए मीडिया की भाषा में सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि वाक्य छोटे छोटे हों और उन वाक्यों में जो बात कही गई है वो आसानी से दर्शकों या पाठकों को समझ में आ जाए। मीडिया की भाषा की चौथी विशेषता है विविधता। मीडिया की भाषा तकनीकी विषयों की भांति निश्चित नहीं होती। संवाददाताओं का शैक्षणिक और मानसिक स्तर भिन्न होता है, इसलिए समाचार में पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। मीडिया की भाषा समय, स्थिति और कार्यक्रम के अनुसार गढ़ ली जाती है। और अब हम देखते हैं कि अब मीडिया की भाषा की वर्तमान स्थिति क्या है। भाषा शास्त्रियों की धारणा है कि प्रयोग के क्षेत्रों के अनुसार भाषा का एक विशिष्ट स्वरूप निर्धारित होता है। भाषा अपनी शब्दावली का विकास स्वयं करती है या प्रचलित शब्दावली में से ही शब्दों का चयन कर लेती है। इसलिए मीडिया और समाचार पत्रों में प्रचलित भाषा साहित्यिक भाषा से भिन्न होती है। भाषा परिवर्तनों में जन्म लेती है, परिवर्तनों के साथ ही विकसित होती है। नए समाज में भाषा की नई परिस्थितियां पैदा होती हैं, युद्ध, क्रांति और आंदोलन के नए रूप खड़े होते हैं, तब उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए नई भाषा, नई शैली और नई शब्दावली की आवश्यकता होती है। मीडिया का सीधा संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए भाषा में बदलाव की यह ज़रूरत सबसे पहले मीडिया को ही महसूस होती है। आज मीडिया कर्मी भाषा को गंभीर दृष्टि से नहीं देखते। वह भाषा में शब्दों का मकड़जाल खड़ा करके शाब्दिक सम्मोहन की स्थिति निर्मित करते हैं। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भाषा के साथ छेड़छाड़ करते हैं।
आज समाचार पत्र पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भ्रामक शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण मीडिया की भाषा के स्वरूप को निरंतर परिवर्तित होना पड़ता है। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि मीडिया की भाषा से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो चुकी है और मैंने यह महसूस किया है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप अपने इस मीडिया की भाषा को अच्छी तरह से आपने आत्मसात कर लिया होगा। धन्यवाद।